इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो ये अर्थ है, अर्थ का इंटीरियर लार्जली प्रोडक्ट क्या होता है कि जो प्रोसेस जो इंटीरियर अर्थ में होते हैं, तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो अर्थ के इंटीरियर की वजह से शेप होता है। सो अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ ये प्रोडक्ट है ऑफ द प्रोसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो कुछ प्रोसेस होते हैं एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, जो सरफेस के ऊपर लगते हैं वो एक्सोजेनिक और सरफेस के अंदर लगते हैं वो एंडोजेनिक। तो यही शेप करते हैं अर्थ का सरफेस एंड लेंस पे डिफाइन करते हैं। तो नेचर ऑफ द लाइफ, तो क्यों हम क्यों पढ़ते हैं अर्थ का इंटीरियर, हम क्यों पढ़ेंगे अर्थ के अंदर है क्या, हमें पता चलेगा कि लाइफ कैसे है ओवर एंड बिलो बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे कैसी लाइफ है, अर्थ सरफेस के ऊपर लाइफ कैसी है, इसको समझने में वोल्केनिज्म क्यों होता है, वोल्केनिज्म क्यों होता है एंड जैसे अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, इसे समझने में हमें इंपॉर्टेंस अर्थ को इंटीरियर को समझना पड़ेगा। सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, हम अर्थ के इंटीरियर को समझ सकते हैं तो और सारे सोलर सिस्टम को रिलेटिवली समझ सकते हैं, और सारे जैसे मरकरी वीनस जुपिटर मार्स इनको भी समझ सकते हैं। फिर प्रेजेंट कंपोजिशन और एटमॉस्फेयर की कैसे है, जैसे वोल्केनोज में गैसेस निकल रही है तो गैसेस निकली उसी से हमारा एटमॉस्फेयर बना, तो प्रेजेंट कंपोजिशन कैसे बनी है, तो इंटरनल चीज़ों की वजह से बनी है। फिर डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन करने से पॉलिटिक नॉड्यूल्स को अगर देखना तो इंटरनल स्ट्रक्चर को इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझना पड़ेगा। तो सोर्सेज क्या होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट सोर्सेज की डायरेक्ट हम देख रहे हैं, एक होता है इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज हम सीधे ड्रिलिंग कर रहे हैं नीचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगी माइनिंग ड्रिलिंग, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और कुछ वॉल्केनिक इरप्शन से, वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकला है नीचे बाहर निकला है, तो हमें पता चलता है अर्थ के इंटीरियर से लावा होता है, इस शेप का होता है एंड ये स्ट्रक्चर अर्थ के अंदर इस टाइप का कंपोजिशन है, तो ये पता चलता है। तो ये डायरेक्ट सोर्सेज हो गए, एक तो होती है माइनिंग ड्रिलिंग, एक हो गया वोल्केनिक इरप्शन। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हो गया हमारे टेम्परेचर वेरिएशन, हम अर्थ के अंदर देखते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज से कि टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, जैसे से नीचे आता है तो टेम्परेचर वेरी करता है, प्रेशर वेरी करता है उस हिसाब से। फिर मीटियोर्स, देखो मीटियोर आता है तो मीटियोर क्या होता है, उसकी आउटर लेयर हटा के हम इंडर लेयर में देखते हैं क्या है, तो उसी हिसाब से हम अर्थ को इनडायरेक्टली पता लगा सकते हैं, अच्छा अर्थ के अंदर भी ऐसी लेयर्स होगी। फिर सिस्टमिसिटी, पी वेव एंड एस वेव्स का यूज करके हम अर्थ के इंटीरियर को पता लगाने की कोशिश करते हैं। के अंदर 3 लेयर है, कॉन्सेंट्रिक लेयर मतलब एक ही सेंटर के अलग है, पहले क्रस्ट है, फिर यहाँ पे मेंटल है हमारा, फिर है हमारा कोर, फिर बीच में अंदर है कोर, तो ये कॉन्सेंट्रिक लेयर है। तो पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो अर्थ के अंदर कॉन्सेंट्रिक लेयर, तो क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ओशियनिक क्रस्ट होती है, जैसे ओशियन है ओशियनिक क्रस्ट, फिर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एंड फिर मेंटल भी 2 पार्ट में होती है, एक अपर मेंटल भी 2 पार्ट में, अपर मेंटल एंड फिर लोअर मेंटल। फिर होता है कोर, कोर होता है एक इनर कोर एक आउटर कोर, तो इनर कोर है ये आउटर कोर है, तो 2 टाइप के कोर्स है। क्रस्ट की एवरेज थिकनेस कितनी है, तो 30 to 50 किलोमीटर, 30 to 50 किलोमीटर होती है एंड ये वेरी करती है ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफी थिकर होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है 50 to 70 किलोमीटर थिक एंड दैट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट सिर्फ 5 से 30 किलोमीटर होती है, तो 5 से 30 किलोमीटर एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा थिकर होती है। एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ जहाँ माउंटेन सिस्टम होगी वहाँ पे और ज्यादा थिकर होगी। सपोज हिमालयज है इंडिया में, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ज्यादा थिकर होगी, 70 to 100 किलोमीटर पहुंच जाती है। एवरेज कितना है 30 to 50 एंड यहाँ पे ओशन के केस में है हमारा 5 to 30 एंड दैट ऑफ कॉन्टिनेंटल 5 to 70 50 to 70 एंड अगर हम देखें हिमालय में 70 से 100 तक पहुंच जाती है। एंड जो क्रस्ट है हमारा, क्रस्ट कितना % वॉल्यूम है, तो अगर हम पूरा अर्थ का देखें तो सिर्फ 0.5 to 1% अर्थ के वॉल्यूम का हमारा क्रस्ट ऑक्यूपाई करता है, तो इतना वॉल्यूम होता है 0.5 to 1%। फिर जो हमारी क्रस्ट होती है, क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर लेयर, ये क्रस्ट है, क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर मतलब अपर मेंटल को एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, उसके बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी होती है उसे बोलते हैं मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी, मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी और मोहो डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं इसे। तो आउटर कवरिंग है वो सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी पड़ती है, उसके नीचे इग्नाइट और सेडिमेंट्री क्रिस्टलाइन, तो हमारी इग्नियस रॉक प्लस मेटामॉर्फिक रॉक है जो एसिडिक इन नेचर है। तो आउटर अगर कवरिंग देखते हो ग्रेनाइट रॉक्स है, आउटर कवरिंग देखें तो यहाँ पे ग्रेनाइट रॉक्स है एंड नीचे क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट किससे बनी होती है, ये सेडिमेंट्री, एंड नीचे जिसके कवरिंग है वो है क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक है नीचे, एंड जो एसिडिक है नेचर में। फिर अगर हम देखें लोअर लेयर में बसाल्टिक और क्रस्ट के लोअर लेयर में बसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक होती है, तो क्रस्ट के ऊपर लेयर में सेडिमेंट्री रॉक है, नीचे बसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक है, तो ऊपर एसिडिक है उसके नीचे बसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक है। तो कॉन्टिनेंट में अगर देखें तो क्या होता है सियाल एंड सीमा, तो कॉन्टिनेंट्स क्या होता है सियाल एंड जो ओशियंस होते हैं वो सीमा होते हैं, ओशियन सीमा जो मौसी है वो फ्लोट कर रही है ओशियन पे, तो ओशियन होता है सीमा, ओशियन फ्लोर पे होता है सीमा एंड सियाल सिल्का एंड एल्यूमिनियम, तो ये लाइटर सिलिकेट होते हैं एंड ये सिल्का प्लस मैग्नीशियम ये हैवियर सिलिकेट्स होते हैं। तो ये हैवियर होता है तभी ओशन प्लेट हमेशा सब्ट्रैक्ट करती है क्योंकि वो सीमा से बनी होती है, तो सीमा हमेशा सब्ट्रैक्ट करती है सियाल के नीचे।
क्योंकि ये हैवियर होती है, तो सीमा हैवियर होती है ये सबडक्ट करती है। क्रस्ट की लोअर देखिए ऊपर सेडिमेंट्री है, ऊपर सेडिमेंट्री है, उसके नीचे एसिडिक है। एसिडिक मतलब क्रिस्टलाइन है, सेडिमेंट्री प्लस इसमें कौन सी रॉक्स है, इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स है, और ये सेडिमेंट्री है ऊपर वाली क्रस्ट। एंड इसमें फिर सेकंड में क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन में इसमें इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक है, उसके नीचे बसाल्टिक है, बसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक है। का क्रस्ट देख लिया। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट होता है जो लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। अपर मेंटल ये भी सॉलिड होता है, तो अपर मेंटल सॉलिड होता है, उसे मिला के लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो ये दोनों सॉलिड है, क्रस्ट भी सॉलिड है, अपर मेंटल भी सॉलिड है, इन दोनों को मिला के अपर क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो ये कितने, इसका जो क्रस्ट लिथोस्फीयर की जो थिकनेस होती है वो 10 to 200 किलोमीटर होती है लिथोस्फीयर की। और तो मोहरेविक डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में? क्रस्ट टू जो मेंटल, पूरा ये मोहरेविक डिस्कंटिन्यूटी होती है। मोहरेविक डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी होती है, ये फिर एक्सटेंड करके अप टू 2900 किलोमीटर ये पूरा लिथोस्फीयर रहता है। तो ये 83% जो हमारा अर्थ वॉल्यूम होता है उसको ऑक्यूपाई करता है। एंड डेंसिटी अगर इसकी देखें तो मेंटल की डेंसिटी कितनी होती है? 2.9 to 3.3 करती है। तो जब अपर पार्ट ऑफ सॉलिड क्रस्ट होता है उसके बाद स्टार्ट होता है एस्थेनोस्फीयर। तो हमने देख लिया लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल जो सॉलिड है। फिर उसके बाद एस्थेनोस्फीयर स्टार्ट होती है, सेमी सॉलिड स्टेट होती है एस्थेनोस्फीयर। एंड ये फिर उसके बाद डेंसिटी नीचे नीचे बढ़ती जाती है। एंड यहाँ पे डेंसिटी 3.1, फिर डेंसिटी यहाँ पे लोअर ऊपर वाले पार्ट में तो इतनी होती है, एंड लोअर पार्ट में और ज़्यादा बढ़ जाती है, नीचे आपकी डेंसिटी बढ़ जाती है 3.3 to 5.7 होते हैं। एंड यहाँ पे सॉलिड रॉक और मैग्मा होता है। तो हमने देखा अर्थ के ऊपर जो वॉल्केनोस होता है मैग्मा निकालता है, तो एस्थेनोस्फीयर से निकलता है वो सॉलिड प्लस इसमें मैग्मा होता है। एंड अर्थ का 83% वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है। एंड तो स्टार्टिंग में तो जो ऊपर वाली जो मेंटल लेयर है वो ज़्यादातर सीमेटिक होती है, वो सीमा होता है। एंड उसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसमें सीमेटिक अल्ट्रा बेसिक रॉक होते हैं, और नीचे आके अल्ट्रा बेसिक रॉक, नीचे बेसिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सीमा है सिलिकॉन में, नीचे सीमेटिक रॉक्स होते हैं, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स किसमें? मेंटल में। अपर पोर्शन जो मेंटल हमने देखा, तो मेंटल का जो अपर पोर्शन होता है उसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। अपर पोर्शन को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो ये कब तक होते हैं? 400 किलोमीटर तक होता है। एंड इम्यून सोर्स ऑफ मैग्मा, यहाँ से एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा निकलता है। एंड इसकी डेंसिटी जो क्रस्ट है उससे ज़्यादा ही होगी। हमने देखा था अंदर जाते जाते डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। हमने पूरा देखा, पूरा जो मेंटल है उसका 2900 किलोमीटर है, एंड जो अपर मेंटल एस्थेनोस्फीयर है वो सिर्फ 700 किलोमीटर है। तो हमने देखा क्रस्ट है, ऊपर है, हमने देखा तो ऊपर है क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल को बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। फिर उसके बाद एस्थेनोस्फीयर स्टार्ट होता है, फिर एस्थेनोस्फीयर स्टार्ट होता है 2900 तक मेंटल चलता है, एस्थेनोस्फीयर के नीचे मेंटल होता है। फिर उसके बाद 2900 के नीचे टू अप टू 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर तक हमारा कोर रहता है। तो कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है इनर कोर, ये होता है आउटर कोर, ये होता है इनर कोर। तो ये आउटर कोर यानी इनर कोर, तो ये कोर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये 16% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। हमने देखा था ये जो क्रस्ट होता है 1%, 0.5 to 1% होता है, एंड ये होता है 83% जो हमारा मेंटल होता है, एंड 16% हमारा कोर होता है। तो ये 2900 to 6400 के बीच में होता है। इसमें क्या होता है? निफे, आयरन एंड निकेल होता है इसमें। एंड इसमें कोर में हैवीएस्ट मेटल होता है, हाईएस्ट डेंसिटी होती है यहाँ पे। तो आउटर कोर होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड होता है आउटर कोर, एंड अंदर जाके प्रेशर बढ़ता जाता है, तो इनर कोर हमारा होता है सॉलिड। एंड इसको सेपरेट कौन से करता है लिथोस्फीयर से? एक हैवी मेटल से सिलिकेट्स की लेयर होती है जो आउटर लेयर को सेपरेट करते हैं कोर से। एक हैवी मेटल्स एंड सिलिकेट की लेयर्स होती है जो आउटर कोर्स को सेपरेट करती है आउटर लेयर से। लाइक इस लेयर यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स एंड सिलिकेट्स होते हैं जो सेपरेट करते हैं कोर को। अर्थ में डिस्कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो ये अर्थ में डिस्कॉन्टिन्यूटी तो पहले होते हैं कोनोरॉड। कोनोरॉड किस किस के बीच में होती है? ये अपर एंड लोअर क्रस्ट। फिर मोहरेविक डिस्कॉन्टिन्यूटी है इसके वजह क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में होती है। एंड तो ये कोरोनॉड तो डिस्कॉन्टिन्यूटी अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में होगी। फिर ये कॉन्टिन्यूटी किसकी होगी? मोरोग्राउंड कॉन्टिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में होगी 2900 तक मोहरेविक कॉन्टिन्यूटी। फिर अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में होगी रैपिटी अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। फिर गुटनबर्ग, फिर होता है गुटनबर्ग, ये लोअर एंड आउटर, ये मेंटल एंड आउटर कोर, ये मेंटल है एंड आउटर कोर के बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी है, तो ये मेंटल है एंड ये आउटर कोर के बीच में गुटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी है।
फिर लेह में ये आउटर कोर एंड इनर कोर है एंड ये आउटर कोर है, इसके बीच में डिस्कंटिन्यूटी है लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, ये गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी, ये मोरोविक डिस्कंटिन्यूटी एंड कोरोनर डिस्कंटिन्यूटी। तो कोरोनर डिस्कंटिन्यूटी है अपर एंड लोअर क्रस्ट, फिर मोरोविक डिस्कंटिन्यूटी है ये लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में। रैपिटी ये है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल एंड गुटनबर्ग ये मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में। लेहमैन तो ये आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में है, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। अर्थ के अंदर जाते थे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अर्थ का अगर कंपोजिशन देखें तो आयोसम तो सबसे ज्यादा आयरन होता है अराउंड 34%, ऑक्सीजन होता है 29%, फिर सिलिका होता है अराउंड 15% एंड एम होता है 12, मैग्नीशियम होता है 12%। तो आयोसम आयरन होता है 35% एंड ऑक्सीजन 30% एंड ये होता है 15%। तो आयोसम आयरन ऑक्सीजन सिलिका एंड मैग्नीशियम ये कंपोजिशन होता है। फिर कुछ निकेल सल्फर एंड टाइटेनियम, फिर इसके बाद होता है आयरन ऑक्सीजन सिलिकॉन मैग्नीशियम, तो निकेल सल्फर एंड टाइटेनियम। आयरन ऑक्सीजन आयोसम आयरन ऑक्सीजन सिलिका एंड मैग्नीशियम। अर्थ के इंटीरियर में एक लिमिट के बाद नहीं जा सकते, तो अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए हम सीस्मिक वेव्स की सहायता से पढ़ सकते हैं। सीस्मिक वेव्स तो अर्थक्वेक क्यों होते हैं कि एक सडन एनर्जी रिलीज होती है जिससे अलोंग अ फॉल्ट क्या होता है कि एक रॉक लेयर है उसके बीच में एक शार्प ब्रेक आ जाए तो फॉल्ट हो गया। जब फॉल्ट क्रिएट होगा तो उसके ऊपर अंडरलाइन जो लेयर होगी अर्थलाइक जो प्लेट्स होगी उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो रॉक जो फॉल्ट होगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो ओवरलेइंग जो इसके ऊपर रॉक स्ट्रेटा है वो प्रिवेंट करेगा इस मूवमेंट को, इसको प्रिवेंट करेगा। तो इससे एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। प्रेशर बिल्डअप तो इंटेंस प्रेशर में क्या होगा कि ये ओवरकम करेंगे फ्रिक्शन एंड इससे शार्प मूवमेंट होगा, एब्रप्ट मूवमेंट होगा। इससे क्या होगा शॉक वेव जनरेट होगी। तो ये ऊपर अंडरलाइंग लेयर इसे प्रिवेंट करेगी इस मूवमेंट को, ये मूवमेंट करने आगे प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। जब प्रेशर रिलीज होगा तो शार्प एक शॉक वेव जनरेट होगी एंड जब शॉक वेव्स जनरेट होती है एंड जिस जगह शॉक वेव जनरेट होती है उस एरिया को बोलते हैं, पॉइंट जहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है तो अर्थ के अंदर इस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज हुई है उसको बोलते हैं फोकस एंड अल्टरनेटिवली जो पॉइंट होता है अर्थ पे उसे बोलते हैं एपिसेंटर। तो इसे फोकस और हाइपोसेंटर बोलते हैं जहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। अल्टरनेटिवली सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो पॉइंट है उसे बोलते हैं एपिसेंटर। एंड तो फिर ये क्या होती है एनर्जी हर डायरेक्शन में रिलीज करती है। यहाँ पे पॉइंट से हर डायरेक्शन में जैसे फोकस है यहाँ से हर डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। एंड पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस हाइपोसेंटर बोलते हैं अर्थ सरफेस पे। नियरेस्ट कौन सा होगा इसका परपेंडिकुलर मींस एपिसेंटर। तो सारे नेचुरल अर्थक्वेक कहाँ पे होते हैं अप टू 200 किलोमीटर, अर्थ सरफेस के अप टू 200 किलोमीटर होते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट होता है सीस्मोग्राफ, ये रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक को। सीस्मोग्राफ अर्थक्वेक को। तो अर्थ क्वेक के दो टाइप की वेव्स होती है, एक बॉडी वेव्स होती है, एक होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव्स होती है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स। अच्छा भाई प्राइमरी वेव इंटरेक्ट करती है सरफेस के साथ, तो सरफेस रॉक के साथ इंटरेक्ट करती है तो सरफेस वेव जनरेट होती है, ये होती है एल वेव एंड रेले वेव। तो जब प्राइमरी ब्रेक जब बॉडी वेव्स इंटरेक्ट करती है सरफेस रॉक के साथ एक नई वेव जनरेट होती है, उन्हें बोलते हैं सरफेस वेव। तो प्राइमरी वेव जब ये प्राइमरी जो बॉडी वेव्स होती है जब इंटरेक्ट करती है सरफेस के साथ, जब बॉडी वेव्स ऊपर आई ये बॉडी के थ्रू ट्रेवल कर रही है तो ये सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, नई वेव जनरेट करेंगी एल वेव एंड न्यू वेव बोलते हैं सरफेस वेव्स। एंड हम पी वेव एस वेव से ही पता लगाते हैं सरफेस, क्योंकि अर्थ के अंदर चलती है तो पी वेव एंड एस वेव से ही पता लगाते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ के लिए हम पी वेव एंड एस वेव पढ़ते हैं। एंड वेलोसिटी जो होती है पी वेव एंड एस वेव की डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होती है। तो पी वेव तो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर सकता है, एस वेव से सब सॉलिड में ट्रेवल करता है। एंड जितना ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होता है उतनी वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो इलास्टिक मोर इलास्टिक द मटेरियल ज्यादा ही वेलोसिटी होगी एंड डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी एंड उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी होगी। तो डिफरेंट इलास्टिसिटी एंड ज्यादा कुछ एक्शन को छोड़ के डिफरेंट इलास्टिसिटी के मटेरियल में डिफरेंट वेलोसिटी होती है। तो मोर इलास्टिक द मटेरियल जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ही ज्यादा वेलोसिटी होगी। एंड डायरेक्शन भी चेंज होता है, जब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल से सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो डायरेक्शन भी चेंज होता है इसका वेव्स का। तो दो टाइप के वेव्स यूज करते हैं, प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स की बात करें तो पी वेव प्राइमरी वेव्स होती है एंड ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, मतलब ऐसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन फिर ये रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली चलती है ये प्राइमरी वेव्स। एंड एस वेव ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ट्रांसफर वेव ऐसे चलती है। एंड फिर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, अगर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल्स पे अगर वेव जा रही है, सपोज यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड में जा रही है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेव का। तो ये डायरेक्शन चेंज करती हैं वेव्स। और अगर देखें अर्थक्वेक, अगर हम कोई अर्थक्वेक मतलब एक अंडरग्राउंड टेस्ट करें जिसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, तो जहाँ पे कूलर एरियाज होंगे
कूलर एरियाज क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं, तो वहाँ पे ये वेव्स बहुत ही हाई वेलोसिटी से आती है देन हॉट एरियाज। तो अगर कोई कूलर एरियाज है, सपोज अगर अर्थक्वेक आया एंड वो अगर अर्थक्वेक आया एंड उसका इफेक्ट किधर ज़्यादा होगा, ऊपर वाले पे एरिया में ज़्यादा होगा। एक ही अर्थक्वेक अगर सपोज पूरे अर्थ पे आ रहा है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कूलर एरियाज में होगा, क्योंकि कूलर एरिया ज़्यादा रिजिड होता है एज कम्पेयर टू हॉटर एरियाज। तो अर्थक्वेक का इफेक्ट कूलर एरियाज में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि कूलर एरियाज ज़्यादा रिजिड होते हैं और ट्रांसफर करते हैं इनको हायर वेलोसिटी पे। कूलर एरिया रिजिड होते हैं, हायर वेलोसिटी पे वेव्स को ट्रांसफर करते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे शॉक दिखता है कम्पेयर टू हॉटर एरियाज। तो पी वेव होती है वो कंप्रेशनल वेव होती है, हमने को देखा लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ऐसे 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 चलती है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे कंप्रेशन रेट पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, कंप्रेशनल वेव्स बोलते हैं। तो पार्टिकल्स मीडियम में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जैसे प्रोपगेशन वेव का हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी मूव कर रही है एंड ये फर्स्ट फास्टर होती है, सबसे फास्टर होती है, फर्स्ट टू अराइव ऑन द सबसे। तो पी वेव सबसे पहले आती है, तो पहले पी वेव्स आती है एंड उसके कुछ टाइम बाद एस वेव, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद एस वेव आते हैं। तो फर्स्ट टू अराइव और सबसे फास्टेस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भी इनकी हाई होती है, सबसे हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ये सारे मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, चाहे सॉलिड हो, लेकिन ये जो वेलोसिटी सॉलिड में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड फिर गैस, तो सारे मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। एंड वेलोसिटी कितनी होगी, ये इलास्टिसिटी, शियर स्ट्रेंथ कितनी है मटेरियल की, शियर स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है वेलोसिटी। तो हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी पे डिपेंड करती है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हम मरकरी देखें तो मरकरी की जो डेंसिटी है आयरन से ज़्यादा है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड मरकरी में कम है एज कम्पेयर टू आयरन, बिकॉज शियर स्ट्रेंथ ऑफ मरकरी काफ़ी लो होती है। तो देखो मरकरी में क्या है, मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन आयरन से ज़्यादा है मरकरी की, लेकिन जो शियर स्ट्रेंथ है वो कम है मरकरी की, इसलिए साउंड की स्पीड आयरन में ज़्यादा होती है, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ आयरन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेंसिटी। तो वैसे शियर स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, तो आयरन की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो पी वेव्स आयरन में ज़्यादा जल्दी ट्रेवल करेंगे। तो और इसका शेडो जोन होता है 103, इसका 103 टू 1142, तो 103 टू 142 इसका शेडो जोन होता है पी वेव्स का। एंड ये कोई भी ये क्लू अब देती है, गिव्स क्लू अबाउट द सॉलिड इनर कोर। तो सॉलिड इनर कोर के बारे में कौन सी वेव बताती है, पी वेव। पी वेव बताती है सॉलिड इनर कोर के बारे में। ये अर्थ है, ये अर्थ का कोर है, यहाँ से पी वेव, यहाँ से हमने पी वेव जनरेट की, पी वेव ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, ये 103 डिग्री तक पहुँच पाती है। एंड फिर इसकी जब अंदर जाती है तो अंदर जाके ये एकदम दूसरा मीडियम, यहाँ पे लिक्विड था ऊपर, यहाँ पे नीचे सॉलिड होता है, तो ये बेंड कर जाती है, तो ये इसका थोड़ा बेंडिंग हो जाती है इस साइड ऐसे ऐसे, तो ये पूरा बेंड हो जाती है। फिर यहाँ पे फिर से ज़्यादा इसका फिर इसका मीडियम चेंज होता है, फिर ये बेंड करती है ऐसे करके, तो ये इसका शेडो जो हो जाता है 103 टू 142। एंड इस एरिया में कोई भी पी वेव नहीं दिखती है, पी वेव का शेडो जोन होता है 103 टू 142, 103 टू 142। एस वेव ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स, एस वेव ट्रांसवर्स वेव होती हैं ऐसे, एंड डिस्टॉर्शन वेव्स होते हैं। एंड वाटर, जैसे वाटर रिपल्स होता है, जैसे पानी में आप कोई पत्थर फेंको तो वाटर रिपल्स होते हैं, और लाइट वेव्स ही ट्रांसवर्स वेव्स होती है। एंड ये पहले पी वेव्स आती है, पी वेव आ गई, फिर पी वेव के कुछ टाइम लैग के बाद एस वेव्स आती है, तो कुछ टाइम लैग के बाद आती है, एंड ये लिक्विड एंड गैसेज में नहीं ट्रेवल कर सकती है, तो सिर्फ सॉलिड में, एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। सो एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सॉलिड। एंड ये काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है, ये भी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं ये, एंड इनकी जो वेलोसिटी है वो भी शियर स्ट्रेंथ से प्रोपोर्शनल होती है, शियर स्ट्रेंथ पे प्रोपोर्शनल होती है। तो ये सॉलिड पार्ट जैसे मेंटल में फ्लो करती है, मेंटल में, तो ये मेंटल में फ्लो करती है, एंड इनके शियर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। एंड इनका शेडो जोन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वे, मतलब ये इनका ये जो अगर एस वेव यहाँ से जनरेट हो रही है, ये यहाँ पे है, तो पूरे सिर्फ हाफ अर्थ के हाफ एरिया में देखेंगे एस वेव्स ऐसे ऐसे, एंड हाफ एरिया में तो अर्थ के शेडो जोन रहेगी नहीं, 103 टू 103 इनका शेडो जोन रहता है। एंड इनका ऑब्जर्वेशन ये इससे पता चलता है हमें लिक्विड आउटर कोर के बारे में, तो हमें लिक्विड आउटर कोर के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये लिक्विड से पास नहीं होती। तो जैसे ये हमारा तो ये हमारा एस वेव है, एस वेव से हमें क्या पता चलता है, ये हमारा कोर है, तो कोर है, एंड ये वेव्स आई, तो ये हमने एस वेव छोड़ी यहाँ से, एस वेव ऐसे ऐसे जा रही है, ये कोर के अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमें पता है कोर के आउटर पार्ट में लिक्विड है,
कि हमने मोल्टन से तो पास होती है, कि मोल्टन में क्या है, मोल्टन ये सेमी सॉलिड है, मॉडर्न सेमी सॉलिड है तो इससे पास हो जाएगी, लेकिन जो आउटर कोर है हमारा लिक्विड है, इससे ये पता चलता है क्योंकि ये आउटर कोर में पास नहीं होती है। और पी वेव में हमने देखा था कि पी वेव में जाके बेंड हो रही है, मतलब यहाँ पे कोई चेंज हो रहा है, फॉर्म का चेंज हो रहा है, तो हमें पी वेव से पता चलता है फॉर्म का चेंज हो रहा है, अंदर जा रही है, मतलब यहाँ पे आउटर कोर लिक्विड है एंड इनर कोर सॉलिड है, ये पता चलता है। और ये अंदर जा नहीं पाते तो सॉलिड कोर से पास ही नहीं होती है एस वेव्स, तो ये हमें बताती है आउटर कोर जो हमारा वो लिक्विड है, एस वेव से ये पता चलता है। एफ का शैडो जोन रहता है 100 से 103, तो यहाँ पे कोर है, यहाँ पे इधर तक ही एस वेव जाती है, तो 103 वो 103 इनका कोर रहता है। एंड हमने देखा था जैसे एस पी वेव का कैसा रहता है 103 to 142, 103 142 रहता है। एंड एस वेव का हाफ ऑफ द अर्थ शैडो जोन ही रहता है, हाफ ऑफ द अर्थ में हमें एस वेव दिखती ही नहीं है। एस वेव की जो शैडो जोन है तो 103 to 103 डिग्री, तो ये 42% होता है अर्थ सरफेस पे, ये 40% अराउंड अर्थ सरफेस शैडो जोन होती है पी एस वेव्स की, एस वेव की बहुत ज्यादा बड़ी शैडो जोन होती है। तो पी एंड एस वेव्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक तो रिफ्लेक्शन होता है, जब एक लेयर से दूसरी लेयर में जब पास होती है तो वहाँ पे एकदम डायरेक्शन चेंज होता है, तो इससे पता चलता है रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। जब एक लेयर से दूसरी लेयर पे जाते हैं तो पता चलता है कि अर्थ स्ट्रक्चर लेयर्ड है, अगर लेयर नहीं होता तो सीधे सीधे वेव चली आती है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि अर्थ स्ट्रक्चर लेयर्ड है। और फिर ये जो इसका डायरेक्शन चेंज है वो हम सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, डिफरेंट मीडियम में जब जा रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, तो वेलोसिटी चेंज से भी पता चलता है कि डेंसिटी चेंज हो रही है, डेंसिटी चेंज हो रही है मतलब मटीरियल चेंज हो रहा है। एंड अब जो डेंसिटी से हम बता सकते हैं कि अर्थ हैज अ होल, डेंसिटी कितनी है, वेलोसिटी चेंज से हम बता सकते हैं डेंसिटी कितनी है अर्थ की। एंड डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम डिफरेंट लेयर डायरेक्शन, देखो वेलोसिटी चेंज से बता सकते हैं अर्थ की डेंसिटी कितनी, डायरेक्शन चेंज से बता सकते हैं कि कितनी लेयर्स हैं, सॉलिड की है लिक्विड की है। तो पहले आउटर कोर लिक्विड है एंड इनर कोर सॉलिड है, और यहाँ पे मेंटल ये है सेमी सॉलिड है। ये मेनली हम वेलोसिटी एंड डायरेक्शन देख रहे हैं अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए यूजिंग एस एंड पी वेव्स। इसमें वेव की अगर स्पीड देखें तो क्रस्ट में 2 to 8 किलोमीटर होती है एंड मेंटल में 8 to 13 किलोमीटर होती है। तो मेंटल में स्पीड ज़्यादा होती है, क्रस्ट में 2 to 8 किलोमीटर और मेंटल में 8 to 13 किलोमीटर, मेंटल में स्पीड ज़्यादा होती है। एंड इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ करते हैं सीस्मिक वेव के लिए, हम सीस्मोग्राफ यूज़ करते हैं, एसिलोमीटर कितनी स्पीड बढ़ रही है, फिर जियोफोन एंड हाइड्रोफोन, तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, सीस्मोग्राफ, एसिलोमीटर, जियोफोन एंड हाइड्रोफोन, सीस्मोग्राफ, एसिलोमीटर, जियोफोन एंड हाइड्रोफोन।